बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज की वीडियो यूके के विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से मुतल्लक़ है। बहुत से लोग जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं इन्हें यह मालूम नहीं होता कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे सर्च करना है और इसको कैसे फ़िल करना है। वीज़ा एप्लीकेशन को बड़ी रिसर्च और तजर्बात के बाद डिज़ाइन किया जाता है ताकि वीज़ा अप्लाई करने वाले से वो तमाम तर मालूमात हासिल की जा सकें, जिससे वीज़ा अफसर ये अंदाज़ा लगा सके कि वीज़ा अप्लाई करने वाला शख्स जेन्युइन विज़िटर है या नहीं। इन फॉर्म्स में टाइम टू टाइम हालात और बदलते वक्त के मुताबिक तब्दीलियों का अमल जारी रहता है। वीज़ा फॉर्म को इंतहाई एहतियात के साथ और सोच समझ कर फ़िल करना चाहिए, और जब भी आप इसको फ़िल करने के लिए काम शुरू करें तो आप अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बीवी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, वालिदैन के आईडी कार्ड्स, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने पास रख लें ताकि आप तमाम मालूमात दर्ज कर सकें। ये वीडियो सिर्फ फॉर्म को फ़िल करने की हद तक बनाई गई है, लेकिन इस फॉर्म में शामिल हर अहम मौजू पर अलग-अलग वीडियोज़ मौजूद हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वो आपको ज़रूर देखना होंगी, तब ही जाकर आप इस काबिल हो सकेंगे कि वीज़े को प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। अब हम गूगल पे लिखते हैं अप्लाई यूके विज़िट वीज़ा। ये मैंने पहले ही सर्च किया हुआ था। इसको क्लिक करते हैं तो ये इसकी एक वेबसाइट आ जाएगी जो इनकी सरकारी वेबसाइट है, ये gov.uk, और अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक पेज खुल जाता है। ये इसमें आपको वीज़ा फ़ीस के बारे में और इसकी मुख्तलिफ़ विजिटर वीज़ा की कैटेगरीज़ के बारे में बताया गया है, और ये आप देख सकते हैं। हम चलते हैं जी अप्लाई नाउ पे, और इधर हमने और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि किस लैंग्वेज में हमने ये फॉर्म फिल करना है। तो हम इंग्लिश कर लेते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें उर्दू भी है, अरबी भी है, सारी ज़ुबानें हैं। ये नेक्स्ट किया और इस पे जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं अपना कंट्री जो है उसका नाम लिखेंगे। पाकिस्तान लिखता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, और ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के लोकेशंस के बारे में। लोकेशन हमने पहले ही पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है, तो हम इधर इसको ये पहले नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे कि आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माय बायोमेट्रिक्स। ठीक है जी। और मुझे ये जो है दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आई वांट टू चूज़ डिफरेंट लोकेशन। तो डिफरेंट लोकेशन नहीं करनी, हम पाकिस्तान में हैं तो फिर पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो पेज है इस पे आपको ये बता रहा है कि यू कैन यूज़ दिस सर्विस टू अप्लाई फॉर ए यूके विजिट वीज़ा फॉर, इसमें टूरिज़म हो गया, बिज़नेस हो गया, ट्रांजिट, एकेडमिक्स और मैरिज और सिविल पार्टनरशिप, प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म स्टडी अप टू 6 मंथ वगैरह है। तो इसको भी आप देख लें। इसको हम नीचे चलते हैं और स्टार्ट नाउ पे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए, और इस ईमेल एड्रेस पे आपको इस एप्लीकेशन का लिंक भेजा जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगी और आप दोबारा भी इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो इधर लिखते हैं जी ईमेल एड्रेस।
ये मैंने एक ईमेल एड्रेस बनाया था इस वीडियो के लिए D-03 और इसको कर दिया। अब इधर पासवर्ड भी आप क्रिएट करेंगे और इस पासवर्ड को आप याद भी रखेंगे, क्योंकि इस पासवर्ड के बगैर आपकी एप्लीकेशन दोबारा ओपन नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये कॉन्टैक्ट यू बाय ईमेल, इसके बारे में ये आपसे पूछेंगे कि हु डज़ दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू, या आपकी ईमेल है तो आप लिख देंगे ये मेरी है। हम इसको यू सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और अब ये पूछ रहे हैं कि आपकी कोई एडिशनल ईमेल, कोई और ईमेल एड्रेस है आपका तो आप उसको लिख दें, नहीं है तो नो कर दें। मैं नो कर देता हूँ। अच्छा जी, अब टेलीफोन नंबर, यहाँ टेलीफोन नंबर देंगे। आप अपना वो टेलीफोन नंबर देंगे जिस पे आपसे ये कोई रब्ता करना चाहे तो आपसे रब्ता कर सकें। और अब ये पूछ रहे हैं कि वेयर डू यू यूज़ दिस टेलीफोन नंबर, तो हम इसको यूज़ करते हैं आउटसाइड दी यूके। अब यहाँ बताना है कि ये आपका होम टेलीफोन नंबर है, बिजनेस टेलीफोन नंबर है, मोबाइल टेलीफोन नंबर है। तो हमारा ये मोबाइल है, मोबाइल पे क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। और एनी अदर टेलीफोन नंबर अगर आपका है तो आप दे दें, नहीं है तो उस पर नो कर दें। हम नो कर देते हैं। अच्छा, ये अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो नंबर आपने दिया है इस पर ये कुछ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज, कि इस पे मुझे कॉल भी की जा सकती है और टेक्स्ट मैसेज भी किया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो सिर्फ कॉल का है, और तीसरा ऑप्शन सिर्फ मैसेज का है कि आप मुझे मैसेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और चौथा जो है वो ये है कि ना मुझे आप कॉल कर सकते हैं और ना मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हम ये पहला सिलेक्ट करते हैं कि आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ नाम लिखना है जी, जो ये नाम वो लिखना है आपने जो आपका पासपोर्ट पे जिस तरीके से दर्ज है। ये मैंने एक फर्जी नाम दर्ज कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा वो पूछ रहे हैं अगर आपका कोई और नाम है या आप किसी और नाम से जाने जाते थे और अब नहीं है तो वो भी दर्ज करें। तो मैं ये इस पर भी नो करता हूँ, ऐसा मेरा कोई नाम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ बताएंगे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो इस पर मेल पे क्लिक करते हैं। आप जो भी हों, फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक कर दें। और व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस, ये मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, सिंगल है, जो भी है, तो मैं इधर सिंगल कर देता। अच्छा जी, इस पे आप अपना एड्रेस लिख देंगे। सिटी रावलपिंडी कर देते हैं और प्रोविंस पंजाब। ये पोस्टल कोड पूछता है और पंजाब का जो ये रावलपिंडी का पोस्टल कोड है वो 46,000 और कंट्री जो है वो पाकिस्तान।
अच्छा जी, अब ये इज़ दिस एड्रेस आल्सो योर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी ये जो एड्रेस आपने दिया है इस पर आपसे ख़त व किताबत हो सकती है, ये मेलिंग एड्रेस है, तो हम इसको यस कर देते हैं। अच्छा, अब ये जिस प्रॉपर्टी का आपने एड्रेस दिया है तो इसका वो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस, कितने अरसे से आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं। तो आप जितने अरसे से रह रहे हो या जितने सालों से या जितने महीनों से, तो आप वो दर्ज कर देंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ कोई 20 साल से। और अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम, के ये आपका अपना घर है या आप रेंट पे रहते हैं या अदर कोई ऑप्शन है आपके पास। तो आप अगर अपना है तो आप लिख दें इसको आई ओन इट, और अगर आप रेंट पे हैं तो आप रेंट लिख दें और साथ आपको रेंट एग्रीमेंट फिर लगाना होगा। और अदर में ये है कि आप किसी और के साथ रह रहे हैं, कोई अंकल हैं आपके, कोई भाई है, कोई भी है, तो उसका लिख देंगे और साथ उससे फिर आप एक एफिडेविट भी ले लेंगे। अच्छा जी, अब इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और अब पासपोर्ट की जो आपसे ये डिटेल पूछेगा, पासपोर्ट नंबर, तो इस पर आप अपना पासपोर्ट नंबर दर्ज कर देंगे। ये याद रखें कि पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और उसमें कम से कम 1 या 2 सफ़ात जो हैं वो खाली होने चाहिए, ताकि अगर आपका वीज़ा लग जाए तो उस पर वो वीज़ा स्टिकर लग सके। नंबर देख रहे हैं, इशूइंग अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान है। आपका जो भी कंट्री होगा आप उसके हिसाब से लिख देंगे। और अब इशू डेट इसकी जो है वो लिखेंगे आप। और एक्सपायरी डेट भी दर्ज करेंगे। अच्छा जी, सेव एंड कंटिन्यू। और अब आपके पास अगर आईडी कार्ड है तो उसकी डिटेल मेंशन करेंगे। ये हमने लिख दिया जी, आईडी कार्ड हमारे पास है और ये इसका नंबर पूछ रहे हैं। ये फर्जी था, मैंने नंबर डाल दिया। इशूइंग अथॉरिटी जो है ये कंट्री ऑफ इशू और प्लेस, तो मैं इसको प्लेस को रावलपिंडी कर देता हूँ। अच्छा जी, इशू डेट इसकी भी लिखनी है जैसे आपने पासपोर्ट की लिखी थी। और एक्सपायरी डेट भी इसकी आप दे दें। इसको भी सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, अब इस ये जो पेज है इस पर आपसे ये पूछेंगे योर नेशनैलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। अब इसकी डिटेल आपने देनी है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, आपकी जो नेशनैलिटी है वो आप दर्ज करेंगे। मैं इधर पाकिस्तान ही दर्ज करता हूँ। और आप जिधर पैदा हुए हैं उस मुल्क का नाम लिखेंगे, तो मैं यहाँ अपना पाकिस्तान ही करता हूँ। और प्लेस ऑफ बर्थ, जिस सिटी में आप पैदा हुए हैं या प्रोविंस में पैदा हुए हैं, मैं इसको रावलपिंडी कर देता हूँ। आप जिस उसमें हुए हैं आप उसी शहर का नाम लिखेंगे। और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप अपनी, वही जो आपके पासपोर्ट पर लिखी हुई है। सेव एंड कंटिन्यू करके अब ये योर अदर नेशनैलिटीज़, अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो वो आप लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप उसको नो कर दें। और सेव एंड कंटिन्यू। और योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब आपकी ये जॉब के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ अगर आप एम्प्लॉयड हैं, कोई सरकारी मुलाजम है, प्राइवेट मुलाजम है, तो आप एम्प्लॉयड लिखते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आपको खुद काम करते हैं तो उसका लिख दें। स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, अनएम्प्लॉयड है, तो मैं एम्प्लॉयड पे कर देता हूँ। और एम्प्लॉयज़ नेम आपसे पूछ रहे हैं,
ठीक है। एम्प्लॉयर का एड्रेस पूछ रहा है, टाउन, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, इफ़ एप्लीकेबल, कंट्री। तो ये आपको, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो इस पे आप ये सारा लिख देंगे। मैं बैक करता हूँ और इसको सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। और उससे आप जो भी है आप अपना ही लिखेंगे जो आपका स्टेटस है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर मैं लिखता हूँ तो इसकी डिटेल मांगता है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड में आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कुछ भी है, तो मैं इधर डॉक्टर लिख देता हूँ। अब ये पूछ रहा है जी, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम दिस जॉब इन अ ईयर, यानी सालाना आपकी जो आमदनी है वो कितनी है। ये इसमें आपको करेंसी पाउंड में भी दे रहा है और पाकिस्तानी भी दे रहा है, तो मैं इसको पाकिस्तानी में कर देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ कि 24 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपये पर मंथ। अब ये इनकम और सेविंग के बारे में मज़ीद जो है कि आपकी कोई अदर रेगुलर इनकम है, जैसे आपने कोई चीज़ किराए पे दी हुई है, रेंट पे दी हुई है, कोई दुकान है, मकान है, या आपको कोई अगर आप गांव से आपका तल्लुक़ है तो अगर आपके पास ज़मीनें हैं जिन पे फसलें काश्त होती हैं और उधर से कोई आमदनी आती है तो वो लिख देंगे। तो मैं इधर, और ये सेविंग्स है, उस पर आप सेविंग्स पे क्लिक कर दें, सेविंग आपके पास कितनी है। तो ये आप पूछ रहे आपसे इन GBP में, तो आपके पास जितने पैसे होंगे उसको आप पाउंड में कन्वर्ट करके तो इधर लिख देंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि 5000 पाउंड, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखेंगे। और अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स, तो आप इस पर, या आपके पास कोई और ज़रिया आमदनी नहीं है तो आप इधर क्लिक कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये यहाँ लिखेंगे कि हमारे इस जो ट्रिप है इस पे कितनी कॉस्ट आएगी, तो आप हिसाब सारा लगा लेंगे कि मेरा जो है वो एयर टिकट कितने का है, और अगर मैं वहाँ होटल में ठहरूँगा और या वहाँ मैं टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट करूँगा तो वहाँ सारे मेरे कितने अखराजात होंगे, और अगर कोई दीगर अखराजात हैं तो वो भी सारे आप खाने पीने के सारे वो एक कैलकुलेट करके तो अमाउंट आप इधर लिख देंगे। और अमाउंट ज़रा जेन्युइन होनी चाहिए कि वो ज़ाहिर है UK का जो वीज़ा अफसर है वो उसका अपना मुल्क है और उसको पता है कि वहाँ के एक्सपेंडिचर कितने हैं, 1 वीक के 2 वीक के क्या है। तो यहाँ आप पाउंड में लिख दें कि मेरे जो है ना 2,000 इतना तो आपका आ जाएगा, 2000 पाउंड कॉस्ट है मेरी इसकी। अब ये आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सवाल है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ, आप हर महीने आपके जो अखराजात हैं वो कितने हैं। तो मैं ये इस पे PKR में लिख देता हूँ कि आमदनी तो मैंने लिखी थी कि मेरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो मैं 50,000 रुपये इधर डाल देता हूँ कि मेरे माहाना अखराजात हैं और 1.5 लाख मेरी सेविंग हो जाती है। और विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप, अगर आपके इस विज़िट के सिलसिले में कोई और शख्स कोई आपको कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो आप उसका लिखेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। मैं नो कर दूंगा, मैं ख़ुद अखराजात जो है वो कर रहा हूँ। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, अब ये डेट यू प्लान टू अराइव इन द UK, आप ये डेट वो लिखेंगे कि जो कम से कम 1 माह बाद की हो, या जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप देख लें कि एम्बेसी कितना टाइम दे रही है, उससे कम से कम 15-20 दिन बाद का टाइम आप लिखेंगे ताकि आपकी वो एप्लीकेशन डिसाइड होके आ जाए। तो यहाँ हम कुछ भी लिख देते हैं।
डाल दें तो 22 हो गई। ये सितंबर की 1 तारीख को हम पहुंचेंगे। और ये एंटर डेट इन द, अच्छा ये है जी, डेट यू प्लान टू लीव द यूके, आप किस तारीख को यूके से वापस आ जाएंगे। तो हम अगर 1 वीक का लिखेंगे, एक बात याद रखें, अगर आप 2 वीक 3 वीक 1 मंथ लिखते हैं कि मैं इतना स्टे करूँगा, तो उतना ही आपको फिर स्ट्रांग अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी और उतना ही आपको फिर ट्रैवल प्लान आपको देने पड़ेंगे कि इस पूरे महीने में आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो वो एक लंबा काम हो जाएगा। तो अमूमन मैं जो करता हूँ वो ये सिर्फ 1 वीक का करता हूँ कि 1 वीक के लिए आपको एक तो इतने ट्रैवल प्लान सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा इतने ज़्यादा आपको बैंक स्टेटमेंट में पैसे शो करने की भी ज़रूरत नहीं है। और चलते इस पे मैं लिख देता हूँ 1 वीक की डेट कर देता हूँ कोई 08 कर देता हूँ 9 सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब इस पेज पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपसे ये आप बात करना चाहें आपकी एप्लीकेशन के बारे में, तो कौन सी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंग्लिश है और अदर्स है, और अगर आपको इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं तो फिर इंग्लिश कर दें, और अदर्स में करेंगे तो फिर आपकी जो भी ज़ुबान है वो लैंग्वेज है वो इसमें आ जाएगी और आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इंग्लिश कर देता हूँ। अब मेन रीज़न फॉर योर विज़िट, तो अब इसमें आप मेन रीज़न देंगे। मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट वीज़ा जो है वो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, लेकिन होता वो 6 मंथ का ही है, और आप टूरिस्ट वीज़े की को ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ ये टूरिस्ट वीज़े के आगे जो उसकी कैटेगरीज हैं उसके वाले से पूछ रहा है। तो अब हम जा रहे हैं टूरिज़म, और इंक्लूडिंग टूरिज़म में क्या इंक्लूड हो रहा है, विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आप फैमिली को मिलने जा रहे हैं तो भी आप यही वाली कैटेगरी करेंगे। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हम फैमिली को मिलने जा रहे हैं, तो फिर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ टूरिज़म। बाकी आप ये देख लें, आप बिज़नेस के सिलसिले में जा रहे हैं या आप ट्रांजिट थ्रू यूके है, कि अगर आप किसी और मुल्क जा रहे हैं और रास्ते में आप रुकना चाह रहे हैं, और ये सारी है मैरिज के लिए, प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म स्टडी है जो 6 मंथ के लिए होती है उसके लिए, या कोई और रीज़न है, आप अपने हिसाब से ये इसमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये टूरिज़म वाली सिलेक्ट की है जिसमें विजिटिंग फैमिली है। मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट्स, तो मैं ये लिखता हूँ। अब ये आगे मज़ीद इसको कैटेगराइज कर रहा है कि मेन रीज़न क्या है आपकी, टूरिज़म है, टूरिस्ट हैं आप, विजिटिंग फैमिली है या विजिटिंग फ्रेंड्स हैं। तो मैं इसमें विजिटिंग फैमिली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये आपसे पूछ रहे हैं गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर विज़िट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू, कि आप वहाँ अपने इस विज़िट में क्या करेंगे, मेन पर्पस क्या है आपका। तो मैं मेन पर्पस लिख देता हूँ कि आई एम प्लानिंग to visit UK to see my brother, real brother, and his family। ठीक है जी, आपका जो भी पर्पज़ होगा, अगर आप फैमिली विज़िट के सिलसिले में जा रहे हैं, आपका भाई है, बहन है, या वालिद हैं, वालदा है, या कोई और रिश्तेदार है जो फैमिली विज़िट की कैटेगरी में आता है, तो आप अपने उससे वो लिख देंगे कि मैं उसको और उसकी फैमिली को देखने जा रहा हूँ। इसमें ये फ़ायदा होगा आपको कि जब आप सिर्फ ये लिख देंगे कि मैं, जैसे मैंने लिखा है कि आई एम प्लानिंग टू विजिट यूके टू सी माई रियल ब्रदर एंड हिज फैमिली, तो अब मुझे मज़ीद तफसीलात देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लंदन फिरूँगा और मैं मैनचेस्टर जाऊँगा और मैं यहाँ जाऊँगा और वहाँ जाऊँगा। आपको डिटेल की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। और 1 वीक आपने लिखा है, तो 1 वीक में फिर आप इतना कुछ
एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि आप जाएं और टूरिस्ट प्लेसेस को भी विज़िट करें। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और अब आपसे ये पूछेंगे कि पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू के कितने लोग हैं। अब देखें, ये सारे ट्रिकी से सवाल होते हैं, बड़े गौर से इनको फिल करना होता है। तो दीगर जो इस सिलसिले में वीडियोज़ हैं, आप वो मैं लिंक सारे दे दूँगा इसमें, आप उन वीडियोज़ को भी देखें, क्योंकि वो हर इशू पे एक वीडियो बनाई गई है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म से लिंक होती हैं। यहाँ चूँकि हमारा मेन पर्पज़ जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना सिखाना है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उन वीडियोस को आपको देखना ज़रूरी है। उनको देखने के बाद आप यहाँ जो है वो अपना वो करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये जो पूछने का मकसद ये होता है, वो पूछने का मकसद ये है कि आप एक जगह कहते हैं मैं 50,000 रुपये मंथली खर्च करता हूँ, फिर यहाँ आप कहते हैं कि जी मेरे बच्चे भी हैं जिनको मैं पैसे देता हूँ, या बूढ़े वालिदैन हैं या रिश्तेदार हैं उनको भी देता हूँ, और उधर आप कहते हैं 1.5 लाख सेविंग है, तो फिर कैसे है। तो ये सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। बहरहाल अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं किसी को तो आप लिख दें, और नहीं करते तो आप नो कर दें, मैं नो कर देता हूँ। अच्छा जी, गिव डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट। तो यहाँ आप अपने वालिदैन का नाम भी लिखेंगे। तो आपके पास शनाख्ती कार्ड जो है वो पास होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। मदर का नाम लिख दें। फैमिली नेम अगर कोई है तो वो लिख दें। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, अगर आपकी वालदा की नेशनैलिटी पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान लिख दें, किसी और मुल्क की है तो उसका लिख दें। मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। और हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनैलिटी, अगर उनकी सेम ही नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी है या जो भी आपने लिखी है, तो आप उस पर लिख दें हाँ जी एक ही नेशनैलिटी थी उनकी। और इधर अब फादर का लिख देंगे, गिवन नेम कोई भी लिख दें। चेंज डेट ऑफ बर्थ दे दें उसी तरह। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी आपके वालिद की जहाँ की भी थी उसका आप लिख देंगे। और फिर वही बात कि इनकी नेशनैलिटी हमेशा से सेम रही है या नेशनैलिटी बदल गया, तो हम इसको सेम ही करते हैं। अच्छा जी, फैमिली हु लिव इन द यूके, हमने उन्हें इंफॉर्मेशन दी कि हम फैमिली को मिलने जा रहे हैं, तो फिर वो ये पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके। जी बिल्कुल है, यस करते हैं। और अब रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, तो आप उधर हमने भाई लिखा था तो हम इधर भाई करते हैं। अब इस भाई का नाम लिख देंगे। और नेशनैलिटी यूके की कर देते हैं, ब्रिटिश नेशनल है। ब्रिटिश सिटीजन है। और सेव एंड कंटिन्यू। और अदर रिलेटिव, अगर इस भाई के अलावा अगर आपके कोई और रिश्तेदार उधर रह रहे हैं तो आप उनका बता देंगे, नहीं है तो आप इसको नो कर दें। ट्रैवलिंग एज ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, अगर आप किसी ग्रुप की सूरत में जा रहे हैं तो उसकी डिटेल दे देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे, सिंगल ही जा रहे हैं। और ट्रैवलिंग विद एन अदर पर्सन, अगर कोई किसी और शख्स के साथ आप
जा रहे हैं जो कि आपका पार्टनर या आपका स्पाउस नहीं है या डिपेंडेंट नहीं है, तो आप कर देंगे नो। हम किसी और के साथ नहीं जा रहे, सिंगल जा रहे हैं। स्टेइंग विद फैमिली, कि अगर आपने लिखा है कि ये आप भाई को मिलने जा रहे हैं तो क्या आप उसके पास रहेंगे, तो आप यस कर देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू। अब कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ राजा भाई, जो हमने भाई का नाम फर्जी लिखा है, अब उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल वो मांग रहे हैं कि इसका पहले फ़ोन नंबर लिखना है आपने, ये भी फर्जी लिखते हैं। और अगर ईमेल उनका आपके पास है तो वो उसका ईमेल लिख देंगे। मैं ये इधर फर्जी लिख देता हूँ। अच्छा, एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। इधर भी एड्रेस पे आप जो आपका एड्रेस होगा भाई का वो लिखेंगे। मैं कुछ भी लिख देता हूँ इधर। टाउन और सिटी, और लंदन में है तो लंदन का लिखें, कहीं और हैं जहाँ भी वो रहते हैं उनका एड्रेस आप लिखते हैं। मैं मैनचेस्टर लिख दूँगा। पोस्टल कोड आपको लाजमी देना पड़ेगा। ठीक है जी। और अब आप यहाँ बताएंगे कि किस डेट को आप इस एड्रेस पर पहुँचेंगे। तो हमने उनको जो डेट लिखी थी अराइवल की, डिपार्चर की, हम वही डेट इस पर डाल देंगे। और डेट यू विल लीव दिस एड्रेस, कब आप इधर से चले जाएंगे, वही जो हमने लिखी है, हमने पाकिस्तान वापस आना है, वही डेट हम इस पे डाल देंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, अदर प्लेसेस यू विल स्टे वाइल इन द यूके, कुछ और ऐसी जगह हैं जहाँ आप रहेंगे, तो हमने कहीं भी नहीं रहना, क्योंकि जितना आप चीज़ों को बढ़ाएंगे तो वो बढ़ती जाएंगी, पेचीदा होती जाएंगी। तो हम एक वीक के लिए जा रहे हैं तो हम बस इधर ही रहेंगे, तो हम इसको नो करते हैं। और अब ये आपसे पूछते हैं कि जी यूके ट्रैवल हिस्ट्री, के हैव यू बीन टू द यूके इन द लास्ट पास्ट 10 ईयर्स, के गुज़श्ता 10 साल में आप यूके गए हैं। अगर आप गए हैं तो आप उसको लिख देंगे, डिटेल नहीं गए हैं तो आप नो कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और अब इस पेज पे ये पूछा जा रहा है कि ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और द यूरोपियन इकनॉमिक एरिया। अगर आप इनमें से गुज़श्ता 10 सालों में से किसी इस मुल्क में गए हैं तो आप वो बता दें कितनी बार गए हैं। 1 to 5 टाइम्स, 6 और मोर टाइम्स। तो अगर आप गए हैं तो आप लिख दें, नहीं गए हैं तो आप ज़ीरो कर दें। मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अब वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, के दुनिया में आप कहीं विज़िट आपने किया है गुज़श्ता 10 सालों में, तो उसकी डिटेल लिखें। तो हमारे पाकिस्तान से तो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, ईरान इराक़ जाते हैं। अगर आप वहाँ गए हैं या यूएई गए हैं या किसी और मुल्क में आप घूमने फिरने गए हैं, जो आपकी गुज़श्ता 10 साल की वर्ल्ड की ट्रैवल हिस्ट्री है वो आप इधर लिख देंगे। लेकिन उसमें आप यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में आपसे उन्होंने पहले पूछ लिया। और अगर आपने विज़िट किया तो लिख देंगे, नहीं किया तो नो कर दें। मैं इधर नो कर देता हूँ। अब आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है वो कैसी है, कि आप यूके और किसी और मुल्क से कभी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, या एंट्री आपकी रिफ्यूज़ हुई हो बॉर्डर पे, या आपकी जो है परमिशन टू स्टे और रिमेन, या आप किसी मुल्क में रह रहे थे और आपकी वो परमिशन जो है रिफ्यूज़ होगी या रहने की, और रिफ्यूज़ असाइलम हुआ आपका, डिपोर्ट हुए हैं आप, रिमूव हुए हैं,
रिक्वायर्ड टू लीव, एक्सक्लूडेड और बैंड फ्रॉम एंट्री, को बैन भी लोगों पे लग जाता है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा सिलसिला है तो आप उसकी डिटेल दे देंगे, और डिटेल देना ज़रूरी है। अगर आप उसको इन फैक्ट्स को कंसीलमेंट करेंगे उनकी, तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड होता है और वो आपके ख़िलाफ़ जाएगा। इसलिए आप अगर है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। और ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉ, अब इधर आप बताएंगे कि अगर आप यूके में पहले कभी गए हैं और आपने गैर कानूनी तौर पर गए हैं, या आप अपने जितना आपको वीज़ा मिला था उससे ज़्यादा आप रहे हैं, यानी ओवर स्टे किया है आपने, या आप अपने वीज़े की जो कंडीशंस थी वो आपने उनकी खिलाफ वर्जी की है। जैसे आप विज़िट पे थे तो विज़िट पे आपको काम करना अलाउ नहीं और आप वहाँ काम करते रहे हैं। इस तरह की ये सारी चीज़ें आप इनको गौर से पढ़ लें। तो ज़ाहिर अगर आप यस करेंगे तो फिर तो आपको वीज़ा वो स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन आप इन चीज़ों को छुपा भी नहीं सकते, आपको उनको बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ। अब ये कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज़ जो है कि कोई आपको सज़ा हुई हो किसी क्रिमिनल केस में यूके में या किसी और मुल्क में, तो ये आप गौर से सारी चीज़ें पढ़ लें। अगर ऐसा कुछ सिलसिला आपके साथ है तो आप उसकी डिटेल बयान करेंगे, नहीं है तो आप ये कर दें आखिर में, नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज, कि मैं साथ ये कभी भी कोई कन्विक्शन नहीं हुई, ना इस किस्म की कोई चीज़ है किसी भी मुल्क में। अब वार क्राइम्स के बारे में कि आप वार क्राइम्स के बारे में इन्वॉल्व तो नहीं रहे, तो ज़ाहिर आप नहीं रहे होंगे, और इस पर हम नो करते हैं। और ये नीचे पूछते हैं कि आई हैव रेड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वार क्राइम्स, तो जी हमने पढ़ लिया है, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अच्छा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड व्यूज़, कि आपका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई तल्लक तो नहीं रहा, और सारी चीज़ें। तो हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व सपोर्टेड, आपने कुछ सपोर्ट की हो, टेररिज्म को इनकरेज किया हो, तो हम इस पर नो करेंगे। ये बड़े गौर से पढ़ के और जवाब देने वाले हैं, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और हैव यू एवर बीन मेंबर ऑफ, को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहे हैं जो टेररिज्म से तल्लुक़ रखती है, नहीं जी नो। और हैव यू बाय एनी मीन्स, अगर आप किसी भी ज़रिए से ग्लोरीफाई करते रहे हैं वायलेंस को या इनकरेज करते रहे हैं टेररिज्म को, तो नहीं जी हम नहीं करते रहे। और आई हैव रेड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन, पढ़ लिया मैंने, और ये सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़ के बारे में भी आपको पता है, ये यूरोप वाले बड़े कंसर्न हैं। तो ये आप पूछ रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव यू एवर बीन, आप मेंबर तो नहीं रहे, कुछ सपोर्ट तो नहीं करते रहे, या आपका इनसे कोई तल्लक तो नहीं है, नहीं है जी। और हैव यू बाय एनी मीन्स मीडियम एक्सप्रेस, आप किसी भी ज़रिए से जो है ना वो इसको व्यूज़ को एक्सप्रेस तो नहीं करते रहे, नहीं जी हम ऐसा को काम नहीं करते रहे। और आई हैव, ये पढ़ लें हमने, और सेव एंड कंटिन्यू। पर्सन ऑफ गुड करेक्टर, यहाँ अब आपके करेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इसको भी आप गौर से देख लें, और इसमें जो है वो जो आपका जो भी जवाब बनता है आप उसको जवाब दे देंगे। वैसे तो ये इसमें आपके जवाब नो ही बनेंगे सारे, कि हम ऐसी किसी एक्टिविटी में हमारा कोई ऐसा करेक्टर नहीं रहा। सेव एंड कंटिन्यू। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पे अब आ गए हैं। हैव यू एवर वर्क फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये नीचे उसने इदारों के नाम लिखे हैं, फ़ौज है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, इंटेलिजेंस सर्विसेज के, सिक्योरिटी के, और मीडिया में अगर आप रहे हैं, जुडिशरी में रहे हैं, तो आप उसका लिख देंगे कि मैं फ़ौज में था तो मेरा ये ओहदा था, उसकी डिटेल वो खुद ही पूछ लेंगे फिर, या मीडिया में था और जुडिशरी में था तो कैसे मैं किस ओहदे में था। तो अगर आप इसमें करते रहें तो आप लिख देंगे। और अगर आप, मैं हमने तो चूँकि लिख दिया है कि सेल्फ एम्प्लॉयड यानी डॉक्टर, तो फिर हमारा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है। और अगर आप सरकारी रहे हैं तो फिर ज़रा आपको लिखना पड़ेगा कि आप कोई
MS रहे हैं किसी हॉस्पिटल के, और इस तरह की डिटेल जो है, और उसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसमें आप वो तमाम चीज़ें बयान कर सकते हैं जो आप अपनी पिछली जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर सके। लेकिन इसके लिए फिर मैं आपसे ये कहूँगा जो दूसरी वीडियोज़ हैं वो आप लाजमी देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ मुझे कौन सी ऐसी फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ मैं देकर और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को क्लियर कर सकता हूँ। तो इधर आप लिख देंगे, कुछ भी लिख दें। अभी मैं वैसे लिख देता हूँ ताकि ये आगे चला जाए। फॉर्म सेव एंड कंटिन्यू। और अब ये देखें, ये ऊपर देखें, ये जो हमारा जो हम फिल कर रहे हैं, पहला स्टार्ट था, दूसरा ये एप्लीकेशन वाला है जिस पे हम अभी मौजूदा काम कर रहे हैं, तीसरा जो सेगमेंट है इसका ये डॉक्यूमेंट्स का है, और ये आखिर में डिक्लेरेशन है। फिर 5 पे पेमेंट है जो आप एम्बेसी की फ़ीस देंगे, और फिर पेमेंट के बाद जो फर्दर एक्शंस हैं, फर्दर एक्शंस में वो यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, बायोमेट्रिक्स के लिए जाएंगे, और वो आप अपना डेट जो है सिलेक्ट करेंगे बायोमेट्रिक्स के लिए। तो यहाँ आपको ये अब अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि चेक योर आंसर्स, कि अगर आप अपने सारे ये आंसर चेक कर लें और ये देख लें कि अगर आपका कोई आंसर गलत हो गया तो ये चेंज है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसको चेंज कर लेंगे और साथ ही सेव भी कर लेंगे। जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हैं उधर आप उसको दोबारा पढ़ के सेव कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही नशिस्त में बैठ के ये सारा फॉर्म फिल करें। आपने जो ईमेल दिया है उस पर आप को लिंक आ जाएगा इसका, और जब भी आपने इसमें दोबारा एप्लीकेशन को आपने एक्सेस करना हो तो उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे और यहाँ आके आप पासवर्ड देंगे तो आपकी एप्लीकेशन दोबारा ओपन हो जाएगी, और आप आराम से तसल्ली से इसको 1 बाई 1 जो पार्ट है इसका उसको फिल करें। और अब ये देखें, यहाँ हम देख लेते हैं कि अगर हमें पढ़ लेंगे, अगर हमारी कोई गलती है तो उसको दुरुस्त कर लेंगे, नहीं है तो फिर ये हम नीचे चले जाते हैं, कंटिन्यू पे चले जाएंगे। और अब ये देखें, ये ऊपर एप्लीकेशन का था, अब डॉक्यूमेंट्स का सिलसिला आ गया। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान, ये आपके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको हम क्लिक कर देंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स वो कह रहे हैं जी यू कैन आल्सो सेंड इन दीज डॉक्यूमेंट्स टू हेल्प सपोर्ट, वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप दे सकते हैं। ये जैसे एविडेंस ऑफ फंड्स है, जब बैंक स्टेटमेंट होगी, अब आपने कहा भाई से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ से इनविटेशन लेटर जो आपके पास आएगा और उनकी जो एविडेंस होगी उधर, यानी पासपोर्ट की कॉपी वगैरह के लीगली वो उधर रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देंगे। ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सेव एंड कंटिन्यू। और ये विजिटर कंडीशंस आपको बता रहे हैं कि विजिटर वीज़ा की जो है वो एप्लीकेशन की जो तादाद है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है, तो ये यानी क्या टाइम लगेगा और क्या नहीं लगेगा। अब ये इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुल, अगर आपकी वीज़ा लग जाता है तो फिर वो ये आपको बता रहे हैं कि आपको परमिशन किस किस चीज़ की है और किस किस चीज़ की नहीं, और अगर आप इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये काम आपके साथ नताइज आपको भुगतने पड़ सकते हैं। ये आप सारी डिटेल पढ़ लें। तो मैं इसको लिखता हूँ कि आई कन्फर्म दैट आई अंडरस्टैंड, कि मैंने ये चीज़ों को समझ लिया और कंडीशंस को भी, शराइत को भी समझ लिया। अब आ गए डिक्लेरेशन पर, तो ये आप सारा पढ़ लेंगे इस पर। तो ये इसमें आपको यहाँ लिखा है आई कन्फर्म दैट आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और अबव, कि मैं 18 साल या उससे ज़्यादा का हूँ। तो अगर आप 18 से कम है तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आगे उनकी डिटेल भी होंगी। तो मैं आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और अबव पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ फिर पूछ रहे हैं जी चेक द इंफॉर्मेशन बिलो बिफोर यू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये आप सारी जो है दोबारा एक बार जायज़ा ले लें डिक्लेरेशन का। तो हमने ले लिया और इसको हम कंफर्म कर देते हैं। अब वीज़ा ऑप्शन हैं
कि आप 6 मंथ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, 2 ईयर्स की करना चाह रहे हैं, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का। और पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो आपको 6 मंथ का ही करना चाहिए। और क्योंकि ये अभी 6 मंथ का देंगे, ये देखें सेव एंड कंटिन्यू किया 6 मंथ, तो हमें ये इसकी फ़ीस दे रहा है कि आपकी जो स्टैंडर्ड सर्विस पे है वो आपको 25,626 पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये आज की तारीख़ है जिस पे मैं बना रहा हूँ, तो ये उसका रेट वो दे रहे हैं। जब भी अप्लाई करेंगे तो इधर इसकी आपकी करेंसी में आ जाएगी। हमारी जो पाकिस्तान की करेंसी है उसमें आज ये जो जुलाई का महीना है उसमें आज जुलाई 16 है, तो आज का जो रेट चल रहा है वो पाउंड के हिसाब से ज़्यादा करेंसी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से है, तो 25,626 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप साल का, 2 साल का, 5 साल का अप्लाई करेंगे तो फिर उसकी फ़ीस इसी तरीके से ज़्यादा होगी। तो इसको हम स्टैंडर्ड को कर लेते हैं कि ठीक है जी ये फ़ीस है। अब योर पेमेंट है, पेमेंट जो है वो कैसे करनी है। अगर हम इस पे आगे जाते हैं तो ये देखें कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे, तो फिर वो आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन आ जाएंगे, उस पर आप अपना क्रेडिट कार्ड का वो डिटेल दर्ज करेंगे तो आपके वो पैसे ये ऑनलाइन जो है वो काट लेंगे उसमें से। और लेकिन ये याद रखें कि ये अगर आप इस ऑप्शन पे चले जाते हैं तो फिर पीछे आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते हैं। ये इन्होंने सारा लिख दिया है कि यू शुड ओनली मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगर आप इस नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो फिर आप एप्लीकेशन में दोबारा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए ये काम आप सबसे आखिर में करें, बार बार एप्लीकेशन का जायज़ा लें, डॉक्यूमेंट्स को देखें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे लगने हैं, फिर उस हिसाब से दोबारा एप्लीकेशन में आपको चेंजेस करना पड़ेंगी, तो वो आप चेंज करते रहें। तो ये अब आगे इसका यही प्रोसेस है कि आपसे वो पैसे काट लेंगे, उसके बाद फिर वो ये देखें जी फर्दर एक्शन पे वो चले जाएंगे, ये फर्दर एक्शन आ जाएगा। इसमें आप बायोमेट्रिक्स का जो है डेट, उसकी वो डेट ले लेंगे, और जो आपको जेरी फेडेक्स जो सहूलतें फराहम करता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड की, अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, तो वैसे बेहतर है आप खुद ना करें और उनको वो कुछ फ़ीस होती है तो वो आप दे दें ताकि वो अपने हिसाब से अपलोड कर दें आपके डॉक्यूमेंट्स और उसमें कोई परेशानी ना पेश आए आपको। तो ये थी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि आपको आज के बाद यूके का फॉर्म फिल करते हुए कोई परेशानी पेश नहीं आएगी।